दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तो देखिए, वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा हो गया है, चर्चा करके प्रत्याशियों को लेकर भी जल्द स्पष्टता मिल जाएगी। तो उधर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने बिहार की जनता के हित में फैसला लिया, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सुनिए। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं इस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो एक पथ दो काज के लिए तो लालू जी गए ही हैं। राजनीति में जो संपत्ति सृजन किया, कोर्ट में भी हाजिरी लगा लेंगे और उसके बाद राहुल गांधी के यहाँ भी हाजिरी लगाना है, तो 2 in 1 जॉब है। ये तो लालू जी के राजनीति का श्रृंगार है। ये कौन बड़ी बात है? कोर्ट में पेशी, बेल लेना, जेल जाना, ये सब तो परमानेंट फीचर है उनका। ये बात तो सब लोग कह ही रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी लगातार। अब बाकी दलों को भी घुटने पे ला दिया, हैसियत बता दी। आदरणीय मांझी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पत्र लिख रहे हैं अपने समर्थकों को। अब स्वाभिमान से समझौता करके अगर कोई कुर्सी के लिए वहाँ रहते हैं तो उनके समर्थक भी जान रहे हैं कि कुछ सम्मान ही नहीं है और इस तरह से अपमानित किया छोटे दलों को, सहयोगी दलों को। अब वो लोग जाने। तो वहीं देखिए, महागठबंधन आज कर सकता है सीटों का ऐलान। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी से नाराज दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी की नाराजगी ने पेच फंसा दिया है। 30 से 40 सीटों की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम पद की भी मांग पर अड़े हुए हैं। तो आज राहुल गांधी से लालू तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लालू तेजस्वी की मुलाकात होगी। तो देखिए, कल पटना से रवाना होकर दिल्ली पहुंचे थे लालू यादव, तेजस्वी यादव। आज कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, जिसमें इस बात पर सहमति बन सकती है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। तो पटना से दिल्ली पहुंचे महागठबंधन के कई बड़े नेता और देखना होगा कि क्या कुछ फॉर्मूला तय होता है, क्योंकि कांग्रेस को आरजेडी चाहती है 50 से 55 सीटें देना, जिस पर कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर पहले से ही नाराजगी, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें ही मिलेगा, उस पर भी कांग्रेस काफी नाराज है। और देखिए, लगातार इसको लेकर मंथन चल रहा है, लगातार रस्साकसी का दौर। देखना होगा कि आज जब बैठक होगी, चर्चा होगी, तो क्या कुछ फॉर्मूला तय किया जाता है, क्या कुछ समीकरण बैठाए जाते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार महागठबंधन में पेच फंसा हुआ, जहां एनडीए में भी पेच फंसा हुआ था। लेकिन एनडीए में कल हमने देखा किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया, जिसमें पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी दोनों जुड़वा भाई की भूमिका में और बाकी पार्टियों को भी लगभग संतुष्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई और बाकी अन्य सहयोगी दल, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें ऑफर की गई। तो अब देखना होगा कि महागठबंधन में क्या कुछ समीकरण बैठते हैं, क्योंकि आरजेडी चाहती है 138 से 140 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना। कांग्रेस को आरजेडी चाहती है कि 55 से 60 सीटों के अंदर ही लॉक कर दिया जाए।
और साथ ही जो अन्य दल हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। चलिए हम आपको पूरा समीकरण बता देते हैं। तो देखिए जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर, एलजेपीआर 29 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम 6 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो कुछ इस तरीके से समीकरण को बैठाया गया है, कुछ इस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नजर आई है। तो देखिए अब देखना होगा कि सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन पहली सूची कब आती है, क्योंकि अगर हम एचएएम की बात करें तो एचएएम ने अपनी पहली सूची कल ही जारी कर दी, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। तो देखिए किनको कहां से टिकट मिल सकता है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अब की बार किसका बिहार होगा। तो फर्स्ट फेज 6 नवंबर को, जिसमें 131 सीटों पर चुनाव होगा, 18 जिले इसमें कवर किए जाएंगे। साथ ही सेकेंड फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 122 सीटों पर चुनाव होंगे, 20 जिले इसमें कवर किए जाएंगे और काउंटिंग की प्रक्रिया 14 नवंबर को पूरी होगी, जिसमें यह तय हो जाएगा कि अब की बार किसका बिहार है। तो देखिए लगातार इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए एनडीए ने तो सीट बंटवारे को लेकर पिक्चर साफ कर दी है कि क्या कुछ समीकरण रहेंगे, किस फॉर्मूले के तहत इस बार चुनाव लड़ना है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। उसको लेकर आज जानकारी सामने आती हुई कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। क्या लगता है कब तक, कितने बजे तक, क्या आज शाम तक इसका ऐलान संभव? देखिए लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार दिल्ली में है, अभी कोर्ट में है। कोर्ट से निकलने के बाद सीधे राहुल गांधी से मुलाकात होगी और लालू प्रसाद यादव का इस बैठक में शामिल होने का एकमात्र मकसद है कि पेच फंसा हुआ है और सोनिया गांधी से बातचीत के बाद इस पेच को सुलझाना है। तो पहले अपने स्तर से तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से महागठबंधन का पेच सुलझ जाए, लेकिन दो तरह की पेच है। एक तो कांग्रेस पेच से फंसाई हुई है और दूसरे मुकेश सहनी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। तीसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां भी अपनी बात रख रही है। तो इन तमाम मसलों को लेकर लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली दिल्ली में है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य जो नेता हैं वो दिल्ली में हैं। वहां पे मुकेश सहनी को भी कॉल किया गया है। तो आज शाम यानी 2 बजे के बाद जो बैठक होगी, उस बैठक में कई अहम मसलों पे चर्चा होगी। जिन मांगों के साथ कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है उस पर भी विचार होगा और मुकेश सहनी का जो डिमांड है उस पर भी विचार होगा। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि अभी हम नेता घोषित नहीं करेंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं, यानी चुनाव परिणाम के बाद नेता घोषित करेंगे। साथ ही जो पुराने चुनाव में यानी पिछले जो चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, अभी भी उसी पे अडिग है। 2-4 सीट घटाने की बात जरूर कांग्रेस कर रही है, लेकिन आरजेडी के तरफ से 52 से 54 सीटें दी जा रही है। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी लगातार 20+ सीटों की मांग कर रहे हैं, साथ में डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। और लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो लेफ्ट पार्टियां 35 से ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी के तरफ से 29 सीटें दी जा रही है। तो अभी 3 प्रमुख दलों में ये पूरा पेच फंसा हुआ है और फाइनल अप्रूवल जो होगा वो लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद होगा, जो कि औपचारिक रूप से ऐलान नहीं है। अभी जो बैठक होने वाली है उसमें राहुल गांधी के साथ बैठक होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के दिल्ली जाने का एकमात्र मकसद है कि जो पेच फंसा है और पूरी तरह से गहरा गई है, उस पेच को कैसे निकाला जाए। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का सहारा लिया है। सोनिया गांधी से बात होगी और तब जाके महागठबंधन का रूपरेखा देर शाम तक साफ होने की संभावना है। जी बिल्कुल, और देखते हैं कि कितनी बार्गेनिंग पावर यहां पर काम आती है कांग्रेस पार्टी के लिए, साथ ही साथ किस तरीके से समीकरणों को फिट बैठाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आशुतोष, आज कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई। तो क्या लगता है कितनी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आज किया जा सकता है, साथ ही कौन से वो बड़े चेहरे जिनको आज पहली सूची में शामिल किया जाएगा, किस सीट से किस उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है? देखिए तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से सूची जारी करेगी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सबसे प्रमुख है एकजुटता, यानी एनडीए के जो बड़े नेता हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं,
वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और ये दर्शाएंगे कि एनडीए एकजुट है। और कितने सीटों पे कौन खड़ा होगा ये तो साफ हो चुका है, लेकिन कौन कौन से सीट पे कौन खड़ा होगा ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की संभावना है। जब ये साफ हो जाएगा तो जो एनडीए की घटक दल हैं वो तमाम दल अपने अपने स्तर से सूची प्रकाशित करेंगे। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम इस मायने में है क्योंकि तमाम घटक दलों को ये जवाब देना है कि हम एनडीए एक स्वरूप में चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और इस बार एनडीए का नारा भी है कि हम ना तो जेडीयू है, ना बीजेपी है, ना हम है, ना एलजेपी है, हम एनडीए हैं। तो एक मैसेज देने का प्रयास है। वहां से बैठक होके पटना तमाम नेता पहुंच चुके हैं। किसी भी पल इस बात का ऐलान होगा कि कब कहां होगा, वो बीजेपी दफ्तर में होगा कि जेडीयू दफ्तर में होगा या किसी तीसरे स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन एक एक करके जो नेता दिल्ली में हाई कमान के पास गए थे वो पटना पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को इंतजार है और देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती हैं। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो देखिए बिहार चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी की एंट्री हो गई है। तेज प्रताप यादव आज पहली सूची जारी करते हुए नजर आएंगे। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए नजर आएंगे। महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप यादव। महुआ से मौजूदा विधायक है आरजेडी के मुकेश रोशन। तो यादव वोटों में बड़ी सेंध की तैयारी और महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपनी कमर कस ली है, उन्होंने ये बातें भी साफ कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आरजेडी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, महागठबंधन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। अलग पार्टी के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें आज पहली सूची जेजेडी की तरफ से जारी की जा सकती है। तो तेज प्रताप यादव पहली लिस्ट जारी करते हुए नजर आएंगे और देखना होगा कि किनके ऊपर फोकस किया जाता है, किसको यहां पर मौका दिया जाता है। आशुतोष मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, अब देखिए तेज प्रताप यादव खुद ही बड़ा झटका अपने पिताजी को देने वाले हैं, अपने भाई को देने वाले हैं। क्या लगता है किसके ऊपर भरोसा जताते हुए नजर आएंगे? साथ ही साथ ग्राउंड पर इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ, क्या ऐसा लगता हुआ कि जो यादव वोट बैंक है वो छिटकता हुआ नजर आएगा इसके बाद? देखिए, अब तक तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के कुनबे में थे और आरजेडी से विधायक थे। अब वो जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो हैं, यानी वो अब खुद टिकट दे रहे हैं और अपने एक समूह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ना तो हम आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे और ना ही एनडीए के साथ। हमारा एक अलग स्वरूप है, हमारी एक अलग लकीर है और युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जहां तक इस पार्टी के स्थापना के बाद की बात करें तो लगातार तेज प्रताप यादव महुआ में, राघोपुर में, उन इलाकों में ज्यादा दौरा कर रहे हैं जहां लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। तो निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव का अपना स्टाइल है, एक प्रभाव है, उसके तहत युवा उनके साथ होते हैं और खास करके युवाओं की एक फौज खड़ा कर दी है। तो स्वाभाविक है कि जब पहली सूची वो जारी करेंगे तो वैसे उम्मीदवारों को उतारेंगे जो उस इलाके में अपना वर्चस्व रखते हैं, उनका प्रभाव है, तो इसका असर पड़ेगा। साथ ही एक और अपडेट हम कर दें, 2 बजे जन सुराज पार्टी का भी दूसरी लिस्ट जारी होगा, जिसके तहत प्रशांत किशोर की पार्टी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पहली सूची तो पार्टी दफ्तर में जारी की गई थी, लेकिन दूसरी सूची शेखपुरा हाउस से जारी की जाएगी। तो ये अपडेट है। तो अब धीरे धीरे उम्मीदवारों की सूची तमाम पार्टियां जारी करेगी, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं पहले फेज के नामांकन का और अभी तक बड़े घटक दल, जहां तक एनडीए और महागठबंधन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि अब इसमें और तेजी आएगी और उसी के तहत तेज प्रताप यादव और जनसुराज दोनों की ओर से आज सूची जारी की जाएगी। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए सभी को इंतजार है कि तेज प्रताप यादव की तरफ से लिस्ट में क्या कुछ नाम निकलकर सामने आते हैं। तो देखिए जनसुराज पार्टी आज लिस्ट जारी कर सकती है, जैसा कि मेरे सहयोगी आशुतोष भी बता रहे थे, दोपहर 2 बजे तक सूची जारी हो सकती है। जनसुराज पार्टी आज दूसरी लिस्ट जारी करेगी, जिसमें 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। दोपहर करीब 2 बजे प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए जहां सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, वहीं इस बार प्रशांत किशोर भी राजनीति में बड़ा दांव खेलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार प्रशांत किशोर की तरफ से जनसुराज पार्टी का गठन और इस बार बिहार में अपने आप को आजमाते हुए नजर आएंगे। तो एक वक्त पर राजनीतिक विश्लेषक हुआ करते थे प्रशांत किशोर, लेकिन अब वो खुद इस मैदान में उतरते हुए देखना होगा कि इस बार इन चुनावों में कितनी सीटों पर उनकी पार्टी को जीत
हासिल होती है। तो देखिए आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, लिस्ट को लेकर तो आपने जानकारी साझा कर दी कि 2 बजे चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दूसरी सूची जारी की जाएगी, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड पे क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार कितना जिस तरीके से दमखम दिखा रहे हैं, क्या कुछ सीटों पर जीत हासिल हो सकती है? अगर कुछ सीटों पर जीत हासिल भी हो सकती है तो वो कौन सी सीटें जहां पर प्रशांत किशोर की किस्मत का ताला इस बार खुलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिहार में जातीय समीकरण को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कोई भी दल हो, यदि जातीय समीकरण का सहारा नहीं लेगा तो जीतना मुश्किल होगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने जो पहली सूची जारी की है उसमें उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है, अति पिछड़ा उम्मीदवार से लेके अल्पसंख्यक उम्मीदवार तक को भी उन्होंने मैदान में उतारा है और इस बात का ध्यान में रखा है कि किन किन इलाकों में किसकी अधिकता है। तो प्रशांत किशोर भी माहिर खिलाड़ी हैं, वो लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिस अंदाज में हम काम करें उसमें जीत सुनिश्चित हो। और प्रशांत किशोर ये दावा भी कर चुके हैं कि हम हर इलाके पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अब चुनाव जो है संभावनाओं का खेल है, जनता किस ओर जाती है ये देखने लायक होगा, लेकिन प्रशांत किशोर निश्चित रूप से उन इलाकों पर ज्यादा चोट कर रहे हैं जहां युवा अधिक हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं और उन इलाकों पर उनका वर्चस्व है। खास करके अगर सीमांचल की बात करें तो प्रशांत किशोर सीमांचल में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर दाव लगा रहे हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उस इलाके में जीत हो। हालांकि राजनीति के जानकार साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहला चुनाव है जो गंभीरता से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, अभी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को जगह बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और वो लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं। अब किस हद तक सफलता मिलेगी ये देखने लायक होगा। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए कहीं ना कहीं सीमांचल की जिस इलाके का आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि AIMIM भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में वोट बैंक किसकी तरफ शिफ्ट होता है, किसको कितना फायदा होता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आशुतोष। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, काराकाट विधानसभा सीट से मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी जिसमें ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, काराकाट विधानसभा सीट से मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। तो एक के बाद एक बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक एक अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। तो एक एक जानकारी जिसमें अब ये खबर सामने आती हुई कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, क्योंकि देखिए लगातार वो अपने पति पर आरोप लगाती रही कि उन्होंने अपने पति से बार बार कहा कि उनको विधानसभा सीट दिला दी जाए, लेकिन उनके पति ने कुछ प्रयास नहीं किया और अब उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि ज्योति सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी।